जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में लोग या तो कम जानते हैं या कम मानते हैं, या जो मानते हैं वो भी बहुत कट्टरता के साथ नहीं मानते, वो बहुत भरोसे के साथ नहीं मानते। और ये जो छोटा सा विषय ऐसा विषय है, देखिए हम जब धर्मों की बात करें, मत पंथ संप्रदाय की बात करें, अपनी धार्मिक मान्यताओं की बात करें, तो 3 4 5 प्रकार की मान्यताएं पूरे देश में हैं। हम यदि सनातन वैदिक धर्म की बात करें तो हमारा सनातन वैदिक धर्म है। दूसरा हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है, यहूदी समुदाय है, और हम ज़्यादा डिटेल में जाएं तो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं। इसमें हम बात करें तो हिंदू धर्म में और मुस्लिम समुदाय में, यहूदी समुदाय में, ईसाई समुदाय में फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क की हम बात करें तो ये पाएंगे कि ये जो बाकी के तीनों समुदाय हैं हिंदू धर्म से, इनकी 2 बातें अलग है। एक तो ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, दूसरा ये कर्मफल को नहीं मानते। बाकी जो अंतर है वो तो केवल चोटी रखने का, ना रखने का, जनेऊ पहनने का, ना पहनने का, पूजा पाठ की पद्धतियों के, जीवन शैली के, रहन सहन के अंतर ज़्यादा है। बाकी मूलभूत अंतर की बात करें तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और हमारे गुरुजन ये बताते हैं कि ये 2 मूल अंतर हैं। हम जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, वो कर्मफल की व्यवस्था और पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं। अब इन 2 हिंदू धर्म की मान्यताओं के ऊपर हम बात करेंगे। इनको मानने से क्या होता है और ना मानने से क्या होता है। केवल हम इनको मान ले तो जीवन कैसे बदल जाएगा, क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई, लगभग 4 साल पहले। भूटान में, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। भूटान में अभी भी राजशाही शासन करती है, छोटा सा देश है, तो राजा को वहां के लोग सम्मान करते हैं, राजा की राजशाही है। भूटान की सेना और विदेश के मामले भारत ही देखता है। भूटान छोटा सा सुंदर देश है, तो वहां का जो राज परिवार है, उस राज परिवार में एक वहां पर राजकुमार पैदा हुआ। अब राजकुमार जैसे ही 2 साल का हुआ तो वो बार बार बात करने लगा कि मुझे नालंदा जाना है, मुझे भारत जाना है, मैं नालंदा में पैदा हुआ था, मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। तो उनके घर वालों ने, उनकी माता ने, उनके पिता ने उनकी बातों को कई दिन तक नज़रअंदाज करने की कोशिश की, टालने की कोशिश की कि छोटा बच्चा है, ऐसे ही बात करता होगा। लेकिन उसकी बातचीत बढ़ती गई। वो बताने लगा कि मैं ऐसे पढ़ता था, मैं यहाँ पर रहता था, मैं वहाँ पर रहता था। जब उसने बहुत आग्रह किया तो उसके माता पिता अपनी राजकीय यात्रा पर, अपनी सरकारी यात्रा पर भारत सरकार के मेहमान बनकर यहाँ पर आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिले, विदेश मंत्री उस समय की सुषमा स्वराज जी उनसे मिली, और वो बच्चा सरकारी गेस्ट बनकर नालंदा, जो आज के बिहार के पटना से लगभग 70-80 मील दूर है, वहां पर वो देखने के लिए गए। अभी नालंदा देखिए, नालंदा एक विश्वविद्यालय होता था आज से लगभग 800-900 साल पहले। वो विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और 10,000 जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनके रहने की, खाने की, भोजन की व्यवस्था सब वहीं से की जाती थी। उस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया और उसने उस विश्वविद्यालय को जला दिया। अब जब उसने उस विश्वविद्यालय को जला दिया तो जलने के बाद उस विश्वविद्यालय को रेत की मिट्टी के अंदर वो दब गया, और 1912 में उसकी दोबारा खुदाई हुई तो वो दोबारा दुनिया के सामने आया, और उससे ये पता लगा कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली है। इसकी हमने इस राष्ट्र गौरव के कई एपिसोड में चर्चा की है। अब बात करते हैं भूटान के राजकुमार की। तो भूटान का राजकुमार जब यहाँ आया तो पूरे भारत का मीडिया, जिसमें जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, मीडिया चैनल हैं, वो इसके अंदर थे। उस मीडिया हाउस ने देखा कि उस राजकुमार ने, जब वो राजकुमार वहां पर आया तो उसने बताया कि यहाँ पर हमारा पुस्तकालय होता था। उन खंडहरों में घूमते घूमते माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, और वो उछलते कूदते हुए, वो छोटा बच्चा, वो बताने लगा कि यहाँ पर हमारी कक्षाएं लगती थी, यहाँ पर हमारी लैब होती थी, यहाँ पर हम धर्म के व्याख्यान सुनते थे, यहाँ पर हम भोजन करते थे, यहाँ पर हम खेलते थे, यहाँ पर हम ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, यहाँ पर ऐसी ऐसी पढ़ाई होती थी, ऐसी ऐसी व्यवस्था होती थी। तो ये सारी चीज़ें उस छोटे से बच्चे ने, जो उसकी बुद्धि के अनुसार जो बता सकता था, वो बताया। अब ये सारी चीजें बताने के बाद भारत के सारे मीडिया हाउस ने उसको खूब अच्छे से कवर किया। आपने यदि वो न्यूज नहीं देखी हो तो आप गूगल कर सकते हैं, भूटान राजकुमार पुनर्जन्म, राजकुमार पुनर्जन्म, नालंदा पुनर्जन्म, ये कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको सारी वीडियोस भी निकल कर आएंगे, प्रिंट मीडिया के हर न्यूज चैनल की रिपोर्ट भी निकल कर आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये भूटान का जो राजकुमार आया, इसने बताया कि इसने 800-900 साल बाद दोबारा जन्म लिया है।
अब ये घटना एक तो हम सामान्य छोटी सी घटना मान सकते हैं, और इस घटना को हम बहुत क्रांतिकारी घटना भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं कि भूटान के राजकुमार का आना कोई सामान्य घटना नहीं है। भूटान का राजकुमार यहां पर आता है तो कई चीजों के ऊपर मोहर लगती है। एक तो भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता के ऊपर लगती है, एक मोहर लगती है पुनर्जन्म के ऊपर, और एक मोहर लगती है कर्मफल के ऊपर। आपको एक वीडियो यहां पर अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। इस वीडियो में 2 मिनट हमने एक न्यूज चैनल से साभार लिया है, उसका हम क्रेडिट उसी को देते हैं। तो वो आप देखिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे इतिहास अपने आप भविष्य में जन्म लेता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के महान शिक्षाविद विरोचना का पुनर्जन्म 824 साल बाद भूटान के राजकुमार के रूप में हुई है। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि भूटान की महारानी का है। महारानी दूसरी बार नालंदा पहुंची है। प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक भी उनके साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि भूटान का राज परिवार उस समय हैरान रह गया जब राज परिवार के 3 साल के बच्चे ने बताया था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था। उसने 8वीं शताब्दी के बारे में सारी बातों की भी जानकारी दी थी। जिग्मे वांगचुक 1 साल की उम्र से ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नाम का उच्चारण करता रहा है। पहले तो ये किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पिछले जन्म में उसने यहाँ पढ़ाई की है। ये सुनना सभी के लिए काफी आश्चर्यजनक अनुभव था। उसने ये भी बताया कि पिछले जन्म में वो किस कमरे में पढ़ाई करता था। काफी भागदौड़ कर उसने कमरे का खंडहर खोजा। उसने सोने वाला कमरा भी दिखाया। महारानी ने बताया कि भूटान में वो जो भी बताता था उसकी सारी बातें सच निकल रही है। महारानी ने नालंदा पहुंचकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली बताते हुए इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया। जैसे इस बालक के पूर्ण जन्म होने की बात फैली, लोग इसकी पूजा करने और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। भूटान की राजमाता दोजी ओंगचुक शुक्रवार को नालंदा पहुंची थी। सभी लोग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्राचीन नालंदा विवि देखने नालंदा पहुंचे थे। जिग्मे वांगचुक ने खंडहर में मौजूद विभिन्न अवशेषों को संरचनाओं के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। 1193 में आक्रमण के दौरान इसे बर्बाद कर दिया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। उस समय इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 और अध्यापकों की संख्या 1500 थी। अब आगे हम और बात करते हैं। हमारे दिल्ली के हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के ही सहयोगी हैं प्रभात प्रकाशन के भाई पीयूष जी। भाई पीयूष जी जब कुछ नई पुस्तक छापते हैं तो वो कई बार डिस्कशन करते हैं और कई बार पुस्तकें वो भेजते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक भेजी पुनर्जन्म के रूप में। ये जो पुनर्जन्म की पुस्तक है ये बोर्न अगेन नाम की एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर पुस्तक है, जिसको लिखा है वाल्टर सैमविक एमडी। ये कोई ईसाई परिवार में जन्मे कोई वर्ल्ड फेमस पुनर्जन्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये लिखा है। और इन्होंने भी इनसे पहले ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका के एक साइंटिस्ट रहे हैं, साइकेट्रिस्ट रहे हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में पहले खूब आधुनिक साइकोलॉजी में काम किया, और आधुनिक साइकोलॉजी में काम करते करते फिर उनको भी पुनर्जन्म के कुछ केस आए तो उन्होंने 40 साल पुनर्जन्म के केस के ऊपर शोध करने में लगा दिए। ऐसे डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, तो उनका भी इन्होंने रेफरेंस लिया है। उन्होंने 2500 मामलों की पड़ताल की थी। इसमें भी इन्होंने कई सौ मामलों की बात की है और ये बात की है कि पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म क्यों होता है, और पुनर्जन्म होते होते क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है तो कैसे पहचाने जा सकते हैं, पिछले जन्म और अगले जन्म में क्या क्या समानताएं मिलती हैं, शरीर धारण जो वे आत्मा करती है तो उसका धर्म बदलता है या नहीं बदलता, उसकी भौगोलिक स्थितियां, उसका देश बदलता है कि नहीं बदलता, उसकी जाति बदलती है कि नहीं बदलती, इन सब के ऊपर उन्होंने बड़ा गहन शोध किया। और उन्होंने सबके फोटोग्राफ भी लिए और जैसे साइंटिफिक स्टडी होती है ना, उस तरीके से उन्होंने स्टडी की। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने बहुत से मामले लिए, बहुत से मामलों की उन्होंने चर्चा की और उन्होंने अपने शोध में इसके ऊपर मोहर लगाया कि शरीर नहीं है, फिर भी जीवन का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, जो हमारे वेद में, दर्शन में, गीता में, उपनिषदों में, सब में कहा गया है कि हमारी आत्मा अमर है, इसको शस्त्र जला नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल इसको डुबो नहीं सकता। तो इस जो भारतीय
दर्शन शास्त्रों में बात की है उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर मोहर लग रही है। एक वैज्ञानिकता के ऊपर मोहर तो पतंजलि ने, पूज्य स्वामी जी महाराज ने लगाई। क्या लगाई? कि योग से प्राण महाऔषधि है, वेद का एक मंत्र है, उसके ऊपर मोहर लगाई कि प्राण महाऔषधि है और प्राण से तन की मन की सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। फिर योग दर्शन को अब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके हम तन और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। और जो ईश्वर की परम सत्ता को मानता है उसने मोक्ष के मार्ग को भी, हरिद्वार में, ऋषिकेश में बहुत से हजारों ऐसे पूरे देश व दुनिया से लोग आते हैं जो सोचते हैं कि हमें अपने जीवन को बदलना है। तो ये बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इस पुनर्जन्म की घटना से क्या बदलाव होगा, तो हम इस पुस्तक की, डॉक्टर वॉल्टर सैमविक की ये जो पुस्तक है, ये लगभग 500 पन्नों की है। तो 500 पन्नों की पुस्तक आप पढ़ना चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। लेकिन आप इसको, इस पुस्तक के मैं निचोड़ की बात करूं तो उसकी आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। देखिए, पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के लाखों मामले आते हैं। बहुत से लोग मामलों में तो जो खुद मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो मानते ही नहीं है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। पुनर्जन्म के मामलों में आत्मा जब दूसरा जन्म लेती है तो सामान्य तौर पर, सामान्य बुद्धि में पिछले जन्म की यादें हट जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को 3 साल से लेकर, 2 साल से लेकर और 7-8 साल तक, 10 साल तक पिछले जन्म की यादें रहती हैं। उस पिछले जन्म की यादों में कोई 2-3 साल से 7 साल के बच्चे के बीच में यदि कोई उसके ऊपर रिसर्च करने का काम करे तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनकी रिसर्च की गई, जिनको जांचा गया, जिनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो वो घटनाएं पूरी तरह से सत्य साबित हुई हैं। तो आज हम कुछ घटनाओं की बातचीत करने वाले हैं। सुनी सुनाई घटना की बात नहीं करेंगे, उन घटनाओं की बात करेंगे जिन घटनाओं की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी साइंटिस्ट ने किया है। तो आज हम कुछ मामले लेने वाले हैं। उसमें देखिए, पुनर्जन्म में यूएस के एक जेम्स लेंगर, जो पिछले जन्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पायलट थे, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। बार्बर कोलेन, एक यहूदी लड़की हुई है एना फ्रैंक, जिसकी डायरी बहुत मशहूर है, उसका हम मामला लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ तुर्की के और भारत के भी कुछ मामले हम इसमें लेने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं तुर्की के मामले से। तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल। इस्तांबुल में जो विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उसने वहां पुनर्जन्म का एक मामला आया। तुर्की क्योंकि मुस्लिम देश है, वो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, तो एक मामला वहां पर आया जिसमें 4 साल का एक बालक इस्माइल अपने आप को कहता है कि मैं पिछले जन्म में दक्षिण पूर्व, तुर्की के दक्षिण पूर्व के अदना गांव का आबिद नाम का मैं व्यक्ति था और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब क्योंकि मुसलमान लोग तो मानते नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, और वो यहूदी, मुसलमान और ईसाई नहीं मानते, भारत के अंदर मानते हैं पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा का शरीर से मोह को खत्म करने के लिए, ममता को खत्म करने के लिए शरीर को 24 घंटे के अंदर जला देते हैं। मुसलमान, यहूदी, ईसाई क्या करते हैं, वो शरीर को जलाते नहीं है, शरीर को ताबूत के अंदर बंद करके प्रिजर्व करके रख देते हैं कि किसी दिन कयामत होगी, किसी दिन जजमेंट का दिन होगा, उस दिन ये खड़ा हो जाएगा। तो तुर्की के लोगों ने माना नहीं, तो तुर्की की जो साइंस काउंसिल है उसको ये केस दे दिया गया। साइंस काउंसिल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि ये केस सच है। तो अब जो आबिद नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या हो गई थी, उसके 3 बच्चे थे पिछले जन्म में, गुलशना, लकी और हिकमत। 4 साल का जब वो अगले जन्म में इस्माइल बना, तो इस्माइल बनने के बाद 4 साल का होते होते वो रात को सोते सोते अपने बच्चों के नाम पुकारने लगता, रोने लगता, और वो बताता कि ऐसे ऐसे मेरी हत्या हो गई। तो घर वालों ने यकीन नहीं किया। तो एक दिन उसने अपने घर की खिड़की से देखा कि उसके पास एक आइसक्रीम बेचने वाला उनकी गली में आया, फेरी वाला आया। तो उसने उस अजनबी का नाम लेकर पुकारा कि महमूद, तुम तो पहले साग सब्जी बेचते थे, आइसक्रीम कब से बेचने लगे? अब फेरी वाला बिल्कुल हैरान हो गया कि 4 साल का बच्चा मुझे कैसे जानता है और मेरे पिछले काम के बारे में कैसे जानता है। तो जब चर्चा हुई तो उसने बताया कि तुम भूल गए, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का मित्र आबिद हूं और कई साल पहले मेरा कत्ल हो गया था। अब ये उस दूसरे महमूद को भी पता था, सब्जी बेचने वाले को। तो वो बच्चे को फिर उसके माता पिता अदना नगर में लेकर गए। वहां उसने अपने पिछले जन्म की बेटी गुलशना को, बेटों को, लकी को, हिकामत को पहचाना, और उसने वहां पर वो स्थान दिखाया, वो अस्तबल दिखाया जहां पर घोड़े बांधते थे, जहां पर उनके एक पड़ोसी रमजान ने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी थी। और तुर्की के अंदर ये विवरण जब ठीक पाए गए, चीजें मैच की गई, तो पुलिस ने इस कत्ल की जांच उस बच्चे के अगले जन्म की गवाही के आधार पर की थी। तो तुर्की का हमने केस लिया। अब बात करते हैं भारत की।
देखिए, पुनर्जन्म के कुछ केस की जो वैज्ञानिक स्टडी हुई है उसकी हम बात करेंगे, और उसकी बात करने के बाद फिर हम ये भी बात करने वाले हैं कि भारत की परंपराएं किस प्रकार से इतनी अधिक वैज्ञानिक थी कि भारत की परंपराओं को यदि पूरे देश व दुनिया के लोग माने तो भारत की परंपराओं को मानने से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, इसकी भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो भारत के अंदर भारत के एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं विक्रमराज चौहान। 1916 में उन्होंने अपने एक सेमिनार में कुछ एक स्टोरी रखी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में एक केस आया कि 6 साल का एक लड़का आया जो कहता था कि मैं पिछले जन्म की मुझे यादें हैं, मैं पिछले जन्म में एक लड़का था, एक विद्यालय में पढ़ता था और मैं ऐसे ऐसे जा रहा था तो मेरा बाइक से मैं जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई। उसने डेट भी बताई कि 10 सितंबर 1992 में बाइक से मैं जा रहा था, मेरे सिर में चोट आई और सिर में चोट आकर मेरी डेथ हो गई। अब विक्रमराज चौहान के पास ये केस आया, क्योंकि फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं तो वो इन बातों को यकीन नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए जब तक तर्क की, लॉजिक की कसौटी के ऊपर इनको कस ना लें। तो विक्रमराज चौहान ने इसके ऊपर पहले तो यकीन नहीं किया, फिर उनके जानकारी में ये केस था तो उसने सोचा चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनऑफिशियल इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। तो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल में उनको पता लगा कि जब उस बच्चे को बाइक से गिरकर चोट लगी थी तो उनका पर्स और उसकी बुक्स खून में भीग गए थे। फिर उसने बताया कि उसने सुबह ही स्टेशनरी की एक दुकान से रजिस्टर खरीदा था और वो रजिस्टर उधार में खरीदा था। इस बात की जानकारी किसी और को नहीं हो सकती, या तो दुकानदार को हो सकती है या पिछले जन्म में जो युवक मरा और जिसने दूसरे जन्म में जन्म लिया वो बता सकता है। उसने ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बुक्स भीग गई थी और मैंने वो जो रजिस्टर खरीदा था स्टेशनरी की दुकान से उधार में खरीदा था। अब विक्रमराज चौहान ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की और वो उनके पिछले जन्म की मां के पास पहुंचे और उन्होंने इनसे पूछने की कोशिश की, तो उस मां ने वो खून में भीगे हुए बुक्स, जो किताबें, जो रजिस्टर जो उसने उनकी याद के रूप में रखे हुए थे वो दिखाए। पर्स के अंदर कितने पैसे थे वो उसने बताए थे, वो पैसों के बारे में बताए। फिर उसने ये भी बताया कि दुकानदार से उधार में रजिस्टर लिया था। तो विक्रमराज चौहान उस दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार का उधार का जो खाता है, जो लेजर है, वो चेक किया तो ये पता लगा कि उस डेट में, जिस डेट में लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसने उधार में एक रजिस्टर उस लड़के के नाम पर बेचा था। तो ये सारी चीजें नोट की गई। अब विक्रमराज चौहान इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब फोरेंसिक साइंस में तो यह माना जाता है कि किसी भी दो व्यक्तियों की, जैसे ये माना जाता है ना कि जैसे फिंगर कभी भी नहीं मिलती, फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, आईज की पुतली कहीं नहीं मिलती, कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो यही पता लगाया जाता है कि फिंगर की जांच की जाती है या तो फिर आईज की पुतली की जांच की जाती है। और हैंडराइटिंग के बारे में भी फोरेंसिक साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हैंडराइटिंग भी कभी भी बदलती नहीं है। एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग, पूरी दुनिया में दो व्यक्तियों की हैंडराइटिंग मिलती नहीं है। तो चौहान ने उस लड़के की हैंडराइटिंग ली जो रजिस्टर उसकी मां के पास थे, और उस नए लड़के की हैंडराइटिंग ली, तो दोनों की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम थी। और हैंडराइटिंग के बारे में यह कहा जाता है कि हैंडराइटिंग पूरी दुनिया में दो व्यक्तियों की मिलती नहीं है। तो ये फोरेंसिक साइंटिस्ट ने जिस एक केस की जांच की, उस केस का यह नतीजा निकला। और क्या नतीजा निकला? और नतीजा यह निकला कि वो जो बच्चा था वो इस जन्म में गरीब परिवार से था, वो कभी स्कूल नहीं गया था और अंग्रेजी के स्कूल में तो गया ही नहीं था। उसने अंग्रेजी और पंजाबी की वर्णमाला भी ठीक तरीके से लिख दी, जो उसने पिछले जन्म में पढ़ी हुई थी, वो पढ़ाई भी उसके लिए आगे गई। तो ये दो केस की हमने बात की है, एक भारत के और एक तुर्की के। और भी बहुत से हम इंटरेस्टिंग केस की बात करने वाले हैं। एक केस तो आजादी से पहले ऐसा आया था जिसकी जांच खुद महात्मा गांधी जी ने करवाई थी। मथुरा की एक शकुंतला देवी थी जिनकी डेथ हो गई उस समय डिलीवरी करवाते हुए। डिलीवरी में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने चांदनी चौक में दिल्ली में जन्म लिया एक बच्ची के रूप में। मामला उस समय चर्चा में आता आता महात्मा गांधी जी के पास पहुंचा तो महात्मा गांधी जी ने 5 स्वतंत्रता सेनानियों की, उस समय के जो उनके साथ विद्वान थे, उनकी कमेटी बनाई। कमेटी उसके पूर्व जन्म के मथुरा के घर में पहुंची। उसने अपने पति को, अपने जेठ को, अपने परिवार को पहचान लिया, उनका नाम बताया। घर के कमरे में जाकर संदूक पहचान ली, जो संदूक उनकी थी, और उन्होंने अपने पति से शिकायत की कि मरते समय आपने वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करवाओगे, लेकिन आपने दूसरी शादी करवा ली। तो वो केस महात्मा गांधी ने जिसकी जांच की थी, वो केस भी पुनर्जन्म का 100% सत्य पाया गया।
अब और हम बात करते हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की बात करते हैं। इस बुक के ऊपर ज्यादा हम बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने 50 सालों तक वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम किया। 1957 से लेकर 67 तक वो मनोचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष रहे। 1967 से लेकर 2001 तक कार्लसन के मनोचिकित्सा के प्रोफेसर रहे और अपनी मौत 2002 तक वो फिर एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में उन्होंने काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन पुनर्जन्म के ऊपर शोध करने में लगा दिया। उन्होंने पूछा मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है और वैज्ञानिक रूप से हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मौत का अनुभव क्या होता है, मौत के दृश्य क्या होते हैं, आत्मिक चेतना याद क्या है, बर्थ मार्क कैसे आते हैं, पिछले जन्म की मेमोरी, पिछले जन्म का कौशल कैसे ट्रेवल करता है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। अब डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने जो मामलों की जांच की, वो इंटरनेशनल मामलों की मैं बात करूंगा, भारत के मामलों की बात कम करूंगा, कुछ मामले हम भारत के बात करेंगे। तो उन्होंने एक मामला लिया लेबनान का। लेबनान अब मुस्लिम देश है पूरी तरह से। लेबनान में 1930 में एक मामला आया था, वो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन से पहले का है, लेकिन उन्होंने इसकी रिसर्च की थी और इसके सारे रेफरेंसेस मिले थे। तो उन्होंने बताया कि हनान का जन्म 1930 में हुआ और जब वो 20 साल की थी तो हनान की शादी लेबनान के एक अमीर परिवार में कर दी गई। हनान की 2 बेटियां हुई, एक का नाम लीला और दूसरा का नाम गैलारे था। हनान का भाई नबी एक लेबनानी समाज का बहुत रेपुटेड व्यक्ति था और युवावस्था में एक विमान दुर्घटना में उसके भाई की डेथ हो गई। अब हनान की जब दूसरी बेटी हुई तो उनको हनान को दिल की बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम तीसरा बच्चा पैदा मत करना। मुस्लिम समुदाय में तो बच्चों को भगवान की देव माना जाता है। तो उन्होंने तीसरा बच्चा 1962 में पैदा किया और तीसरे बच्चे को 1962 में जन्म दिया। 1963 में भाई की मृत्यु के बाद अन्ना को भी ऐसा लगा कि मेरे दिल की बीमारी बढ़ गई और मैं मरूंगी। तो उन्होंने हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उनको वो किसी रिश्तेदार के एक बड़े शहर में लेकर गए। वहां पर हनान अंतिम समय में अपनी बड़ी बेटी लीला से बात करना चाहती थी। लीला का फोन लगाया गया, लीला का फोन नहीं लगा। ओपन हार्ट सर्जरी की गई, हनान की मौत हो गई और मौत होने के बाद हनान का जन्म लेबनान के ही एक दूसरी राज्य में सूजन के रूप में हुआ। और सूजन जब 16 महीने की हुई, उसको कोई फोन के बारे में नहीं पता था, किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था, तो उसने फोन के चोगे को खींचना शुरू कर दिया। बार बार फोन को खींचती थी, चोगा खींचती थी और हेलो बोलने की कोशिश करनी थी, लीला लीला बोलने की कोशिश करती थी। 2 साल की हुई तो उसने बताना शुरू किया कि वो मेरी लीला नाम की एक बेटी थी और अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई के बारे में बात करनी शुरू की, जो नबी, जो लेबनान समाज का एक रेपुटेड व्यक्ति थी जिसकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। और उसने फिर अपने रिश्तेदारों के बारे में बताना पड़ा। अब उसके नए वाले परिवार के लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर जब उन्होंने ज्यादा बात की तो वो उसको लेकर गए तो उन्होंने अपने परिवार, पूरे रिश्तेदारों को, परिवार को पहचान लिया। और एक और बात बताई, जिस दूसरे शहर में वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए गए थे, तो पिछले जन्म की हनान ने अपने उस एक रिश्तेदार को अपने सारे गोल्ड के ज्वेलरी को दे दिया था और ये कहा था कि यदि मेरी डेथ हो जाए तो तुम ये गहने मेरी बेटियों को दे देना। ये बात घर में और किसी को नहीं पता थी। वो बात भी बताई जो किसी को नहीं पता थी, केवल उस एक रिलेटिव को पता थी जिसको पिछले जन्म के हनान ने हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी के समय अपने गहने दिए थे। तो लेबनान के अंदर, मुस्लिम देश के अंदर ये 2 घटनाएं हुई। अब आगे हम बात करते हैं डेनियल जुर्दी का मामला। ये भी लेबनान के फरमता नाम के एक शहर में राशिद नाम का एक मैकेनिक था। जब वो 25 साल का था तो उसका एक दोस्त था इब्राहिम नाम का, और इब्राहिम के साथ वो घूमने के लिए गया। अब लेबनान के फरमता शहर में एक जगह है समुद्र के किनारे, मिलिट्री बीच नाम की। अब मिलिट्री बीच नाम की जगह पर, क्योंकि दोनों युवा थे, राशिद भी और उसका दोस्त इब्राहिम भी, इब्राहिम की कार थी, इब्राहिम कार चला रहा था, खुली कार थी। अब कार चलाते चलाते मिलिट्री बीच पर समुद्र के किनारे इब्राहिम ने कार को बहुत तेज एक्सीलरेटर उसका दबाया, कार बहुत तेज गति से चली तो कार को एकदम झटका सा लगा, ब्रेकर के ऊपर टकराई और राशिद उछलकर सिर के बल जमीन के ऊपर गिरा, बहुत सा खून निकला और राशिद की मौत हो गई।